हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस 11-12 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं और ये है हमारा पार्ट थर्ड। इसके पहले हमने 2 वीडियोज बनाए हैं जिसमें काफी सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं। एक वीडियो में हमने बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट को पढ़ा है, राइट। तो ये है हमारा पार्ट थर्ड। इस वीडियो में हम लोग काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रोबेबल क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहो। मैं एक एक क्वेश्चंस की बैंड बजाता हूं और आपको इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट में सिखा दूंगा कि अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको गलती कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इन रिलेशनल अलजेब्रा द प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेलेक्ट। बोल रहा है कि जो रिलेशनल अलजेब्रा है उसमें जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है उसका काम क्या है, राइट। तो बहुत सारे लोग को रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में पता नहीं है, तो मैं बता देता हूं। रिलेशनल अलजेब्रा एक ऐसा अलजेब्रा है, एक ऐसा प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जिसके हेल्प से हम टेबल को मैनिपुलेट करते हैं। जो भी हमारा डेटाबेस में रिलेशंस होता है या फिर टेबल होता है उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, जैसे उसमें कोई चीज इंसर्ट करना है, कोई डिलीट करना है, कोई अपडेट करना है, तो कैसे करना है, ये सारे के सारे फंक्शंस रिलेशनल अलजेब्रा के जो ऑपरेटर है उनका है, राइट। तो बोल रहा है कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर उसका काम क्या है। तो देखो यार, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है उसको आप पाई से डिनोट करते हो। पाई, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन इसका काम क्या है? इसका काम है जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होता है, जो कॉलम्स होता है टेबल में, जो टेबल होता है उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ रोज होते हैं, राइट। तो जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है उसमें जितने भी कॉलम्स होते हैं वो कॉलम को सेलेक्ट करता है। तो जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है इसका काम है कॉलम्स को सेलेक्ट करना या फिर एट्रीब्यूट्स को। कॉलम बोलो तो वही बात और एट्रीब्यूट्स बोलो तो वही बात। कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट को कौन सेलेक्ट करता है? प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट, ठीक है। टपल्स क्या होता है? टपल्स को कौन सेलेक्ट करेगा? टपल्स मतलब होता है रोज, मतलब इसको रोज होता है या फिर रिकॉर्ड्स होता है, रिकॉर्ड्स। तो जो हमारे पास टपल्स को कौन सेलेक्ट करता है उसको करता है सिलेक्शन ऑपरेटर। ऐसे इसको डिनोट करते हैं सिलेक्शन। इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्शन ऑपरेटर। और इसका काम क्या है? रोज को सेलेक्ट करना, रोज या फिर टपल्स, रोज या फिर टपल्स को सेलेक्ट करता है, राइट। एक हमारा और है ऑपरेटर, जैसे ये हमारे पास है रो, इसको बोलते हैं रीनेम। अगर डेटाबेस में किसी क्वेरी को या फिर किसी भी टेबल के नाम को, एट्रीब्यूट के नाम को, किसी को भी अगर रीनेम करना है तो हमें इस ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है और इसको बोलते हैं रीनेम, राइट। और हमारे पास एक और है, जैसे ये हमारा है ज्वाइन। अगर 2 रिलेशन को हमें ज्वाइन करना है तो मैं ज्वाइन सिंबल का यूज करूंगा और इसको बोलते हैं ज्वाइन, और इसके हेल्प से आप 2 टेबल को ज्वाइन करते हो, राइट। और देखो एक चीज और है, जैसे हमारा जो कंबाइन रिलेशन है, कंबाइन, यहाँ जो कंबाइन लिखा है कंबाइन, कंबाइन के लिए बहुत सारे आपके पास ऑपरेटर हैं, जैसे यूनियन हो गया, यूनियन, इंटरसेक्शन, या फिर हो गया डिफरेंस, डिफरेंस हो गया, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग को नया टर्म लग रहा होगा। देखो कंबाइन क्या होता है? जब आप टेबल को कंबाइन करते हो तो आप उसका यूनियन निकाल सकते हो, उसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, उसका डिफरेंस निकाल सकते हो। अब बहुत सारे लोग को एक डाउट आएगा कि भैया यार जब कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन तो एडिशन होता है, डिफरेंस कैसे हो रहा है, डिफरेंस? तो देखो यार, इसमें समझने वाली बात यह है कि जब आप 2 टेबल को एक साथ रखोगे, 2 टेबल को एक साथ मिलाओगे, तब ना आप उसका अंतर निकाल पाओगे। ध्यान समझो मैंने क्या बोला है। आप उससे डिफरेंस निकाल सकते हो कंबाइन से। अगर 2 टेबल का डिफरेंस निकालना है तो पहले 2 टेबल को आप एक साथ लाओगे, राइट। जब एक साथ लाओगे तब ना आप कंपेयर कर पाओगे कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, और किस में ज्यादा है, किस में कम है, फिर आप उसका डिफरेंस निकालोगे, राइट। तो डिफरेंस के लिए भी आपको कंबाइन करना जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आपके पास एक टेबल के सारे रोज हैं, वैसे दूसरे टेबल के सारे रोज हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। हर एक रोज, जितना भी रोज है, हर एक रोज से जितने भी दूसरे टेबल में रोज हैं उसको मल्टीप्लाई करना। अगर मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं तो मान लो कि इसमें 3 रोज हैं और इसमें 3 रोज हैं, तो इस रोज से तीनों को मल्टीप्लाई करो, इस रोज से तीनों को मल्टीप्लाई करो। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब एक रोज से तीनों के तीनों को मल्टीप्लाई करो, या फिर जितना n नंबर्स ऑफ हमारे पास प्रोडक्ट है सबको मल्टीप्लाई करो, उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बोल रहा है जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है उसका काम क्या है? जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है उसको हम डिनोट करते हैं पाई से। पाई से इसका काम है एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि इस सिंबल को क्या बोलते हैं। ऐसे रहेगा कि पाई सिंबल को क्या बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आप
अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उस समय आप चक्कर खा जाएंगे, क्योंकि आप देखो डायरेक्ट बोल देगा डैश इज यू टू रिप्रेजेंट, इसका किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इससे जो ये सिंबल है इससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़े रहेंगे और चूंकि आपने पढ़ लिया है तो अब आप आंसर कर पाएंगे कि इसका मतलब है रीनेम। इसे हम लोग रीनेम करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स को या फिर कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। इसे क्या करते हैं, रोज को, टपल्स को या फिर रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं। इसे क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। कंबाइन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, तमाम ऑप्शन है हमारे पास किसके लिए, कंबाइन के लिए। तो इस केस में जो हमारा आंसर है, मैं एट्रीब्यूट के साथ जाऊंगा, अगर कॉलम्स रहेगा तो मैं कॉलम्स के साथ में जाऊंगा, और दोनों रहेगा तो दोनों ऑप्शन में आएगा, राइट, क्योंकि एट्रीब्यूट्स को ही कॉलम बोलते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी वंस आर देयर इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 to the power 8 माइनस 1। बोल रहा है 2 raised to the power 8 है, उसमें से मैं 1 को माइनस करता हूं तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने इसमें 1 होंगे, एक कितने बार आएगा। तो देखो बहुत सारे लोग इसको निकालने में काफी असमर्थ रहेंगे, लेकिन मैं आपको काफी शॉर्टकट बता देता हूं। बोल रहा है कि अगर 2 के पावर 8 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो जो नंबर आ रहा है उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, और उसमें कितने 1 हैं उसमें 1 के काउंट को बताना है, राइट। तो देखो सबसे पहले आपको 2 के पावर 8 निकालना पड़ेगा। कितना होता है, 2 के पावर 2 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 128 दूना 256, 8 हो गया, 6 2 8, मतलब 2 के पावर 8 में करूंगा तो 256 होगा, ठीक है 256, और -1 करना है तो -1 में कर दूंगा, कितना हो जाएगा 255। अब जो 255 होगा 255 इसका हमें बाइनरी निकालना है, और बाइनरी निकालने के बाद इसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं उसको काउंट करना है, फिर रिटर्न करना है। तो चलो निकालते हैं। बाइनरी कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर बाइनरी निकालना तो मेरे दोनों हाथ का खेल है, राइट। कैसे निकलेगा, इसको 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 12 दूना 24, 127, 127 मतलब 254, ठीक है। यहाँ 1 बच जाएगा, फिर 2 2 छक 12, 2 3 6, फिर यहाँ 1 बच जाएगा, फिर 2 31 दूना 62, फिर यहाँ 1 बच जाएगा, फिर 2 15, हाँ 15 दूना 30, यहाँ 1 बच जाएगा, फिर 2 7 14, यहाँ 1 बच जाएगा, फिर 2 3 6, यहाँ 1 बच जाएगा, 2 3 6, यहाँ 1 बच जाएगा, फिर 2 1 2, ऐसे, फिर यहाँ 1 बच जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, अब नीचे से लेकर ऊपर तक काउंट कर दो, नीचे से लेकर ऊपर तक क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मैंने यहाँ गलती लिख दिया है लेकिन सारा एक ही बचेगा, राइट। मतलब 8 1 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या आ रहे, 8 नंबर ऑफ 1 जा रहे हैं, उसको 2 यहाँ लिख दो बाइनरी में। तो अब बोल रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ 1 है, 1 कितना है, तो मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास 1 है, तो आंसर में 8 कहीं है नहीं, 8 कहीं है नहीं, 8 कहीं है नहीं, 8 कहीं है नहीं, नन। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो इस केस में जो आपका एक्चुअल आंसर होगा वो 8 होगा, लेकिन ऑप्शन में कोई भी 8 नहीं दिया गया है, तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अबव होगा। नन को आपको टिक करना है, राइट। नेक्स्ट, इन अ बी प्लस ट्री इंटरनल नोड्स स्टोर ओनली। बोला जो बी प्लस हमारे पास ट्री है उसमें जो इंटरनल नोड्स होता है वो किसको स्टोर करता है। तो यार मैंने आपको इसके पहले जो लेक्चर था उसमें बी प्लस ट्री के बारे में बताया था कि बी प्लस ट्री एक ऐसा सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है। ध्यान समझो, बी प्लस ट्री एक ऐसा सेल्फ एडजस्टिंग बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें जितने भी लीफ नोड होते हैं, लीफ नोड मतलब लास्ट वाला नोड, जो लास्ट वाला नोड होता है उसमें सारे के सारे डेटा स्टोर होते हैं, और जो इंटरनल नोड होता है, इंटरनल नोड उसमें कीज स्टोर होते हैं, कीज। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और अभी मैंने आपको फिर से बता दिया बी प्लस ट्री के बारे में। तो अब आपके दिमाग में याद हो जाएगा कि यार बी प्लस ट्री है तो क्या है। सबसे पहले सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है, और जो इसका लीफ नोड होता है उसमें सारे के सारे डेटा स्टोर होता है, जो इंटरनल नोड्स होते हैं उसमें की स्टोर होता है। इतना आपको पता चल गया। और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। और एक चीज और एग्जाम में आ सकता है कि जो बी प्लस ट्री होता है, बी प्लस ट्री, अगर इसमें मैं मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स को डाल दिया, जैसे मानो इसके 4 लेयर्स हैं और 4 लेयर्स मिला के मान लो कि 16 एलिमेंट्स लगेंगे, 16 एलिमेंट हो गया है, मैं 17वां एलिमेंट डाल रहा हूं, तो क्या होगा, जब ओवरफ्लो का कंडीशन हो जाएगा तो क्या होगा, तब जो बाइनरी जो बी प्लस ट्री है, बी प्लस ट्री वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट।
अगर मैं इसके मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज़्यादा डालूँ तो स्प्लिट हो जाएगा, राइट। इसको भी आपको याद रखना है। तो अभी बोला जो B+3 है, B+3 इसमें जो इंटरनल नोड्स हैं वो क्या स्टोर करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो डेटा है, डेटा इसको स्टोर करता है लीफ नोड। इसको लीफ लिख दो, लीफ नोड, लीफ नोड। जो की होता है इसको कौन स्टोर करता है, की को हमारा इंटरनल नोड, इंटरनल नोड। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, कीज। क्योंकि आपको मैंने पहले बता चुका है तो इस बार अगर आप जाने तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। इसीलिए देखो मैं बोलता हूँ यार कि देखो किसी भी चीज को अगर आप 2 से 3 बार 24 आवर्स के अंदर पढ़ दोगे, 24 आवर्स के अंदर 2 से 3 बार, एक बार वीडियो देख लो और 2 बार उसको रिवीजन मार दो 10-10 मिनट, फिर देखो चीज दिमाग में हमेशा के लिए आ जाएगा। और यार मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो प्लीज यार चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, अगर आप नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, राइट। नेक्स्ट, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो। A B+tree is a self-balancing tree data structure that keeps data sorted and allow fast insertion. ठीक है, deletion and search usually used in databases and file system. It is an improved version of B tree. A B tree का improved version है। जो B tree होता है, B tree उसमें क्या होता है, कीज और डेटा दोनों के दोनों स्टोर होता है। जो बी ट्री होता है उसमें कीज और डेटा दोनों के दोनों एक नोड में स्टोर होता है। लेकिन ये B+ट्री है, उसका पॉजिटिव वर्जन है, उसका एडवांस वर्जन है। तो ये क्या बोलता है कि भैया यार मैं कीज और डेटा को एक साथ नहीं रखूंगा। अगर मैं लास्ट नोड हूं, अगर मैं लीफ नोड हूं तो मैं डेटा को रखूंगा, अगर मैं इंटरनल नोड हूं तो मैं सिर्फ कीज को रखूंगा, राइट। इसके बारे में आपको पता चल गया। तो आप यहां देख सकते हैं कीज क्या होता है, इंटरनल नोड्स कैन स्टोर ओनली कीज यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग एंड राउटिंग। डेटा क्या होता है, डेटा रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन ओनली लीफ नोड। मैंने आपको बता दिया है। डेटा इन कीज दैट इज ट्रू फॉर बी ट्री नॉट B+ट्री। मैंने आपको ये भी बताया है कि जो कीज और डेटा है ये बी ट्री के लिए पॉसिबल है, ना कि B+ट्री के लिए, राइट। नेक्स्ट, फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर अ जनरलाइजेशन ऑफ। बोल रहा है कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो किसका जनरलाइजेशन है, मतलब किसका सामान्यीकरण है, कीज का, कंस्ट्रेंट्स का, रिलेशनशिप का। तो देखो आप जैसे लिखते होगे, आप पढ़े होगे कि ए फंक्शनली डिपेंडेंट बी, मतलब जो ए है, ए जो एक कीज है, कीज वो प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है या फिर फॉरेन की है, कोई जहां भी कीज है, लेकिन कीज है, जो एक कीज है वो बी पर फंक्शनली डिपेंडेंट है, वो बी पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो सारा किसका बात हो रहा है, कीज का। तो मैं तुरंत मारूंगा कीज आंसर। फंक्शनल डिपेंडेंसी किस पे काम करता है, कीज पे काम करता है। क्या ये रिलेशनशिप पे काम कर देगा, नहीं, रिलेशनशिप पे काम नहीं करता है। क्या एक कंस्टेंट पे काम कर देगा, नहीं। देखो कंस्टेंट क्या होता है, कंस्टेंट होता है एक कंडीशन, एक कंडीशन होता है कि जो हमारा टेबल है उसमें क्या यूनिक चीज लगेगा, क्या उसमें नॉट नल रहेगा, क्या उसमें कोई प्राइमरी की रहेगा, की कोई की प्राइमरी रहेगा, कोई की फॉरेन रहेगा। तो जो कंस्टेंट है एक तरह से कंडीशन है जो बताता है कि टेबल में जो चीजें यूज हो रही हैं वो कैसी होंगी, राइट। वो क्या यूनिक होने वाला है, नट नल होने वाला है, कि कोई भी रो है उसमें किस चीज को हम प्राइमरी की बनाएंगे, किसको फॉरेन की बनाएंगे, राइट। अलग अलग क्राइटेरिया होता है कंस्टेंट का। तो कंस्टेंट बोलो या फिर आप उसको कंडीशन बोलो, दोनों सेम ही कहा जाएगा। और रिलेशनशिप क्या होता है, जो बताता है कि जो टेबल है वो दूसरे टेबल से किस रिलेशनशिप में है, राइट। बहुत सारे टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, जैसे 1 to many, many to many, many to one, ऐसे बहुत सारे टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। और इसको हम लोग टेबल्स को आपस में रिलेशन बताने के लिए इसका यूज करते हैं, ना कि इसका यूज हम फंक्शनल डिपेंडेंसी में करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आई थिंक पढ़ लेते हैं। कीज क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी जनरलाइज द आइडिया ऑफ कीज सिंस ए की इज ए काइंड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। कंस्टेंट्स क्या होता है, एवरेज आर टाइप ऑफ कंस्टेंट नॉट अ जनरलाइजेशन फॉर ऑल कंस्टेंट। जो कंस्टेंट है वो क्या होता है, जैसे हमारे पास यूनिक कंस्टेंट हो गया, नॉट नल हो गया, प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ऐसे ही तमाम अलग अलग टाइप्स के हमारे पास कंस्टेंट हैं जो रियल लाइफ में यूज होते हैं, जो टेबल में यूज होते हैं कि कौन सा की है उसको हम क्या रखेंगे, किसको यूनिक रखेंगे, किसको नॉट नल रखेंगे, किसको प्राइमरी रखेंगे, किसको डिफॉल्ट रखेंगे, किसको क्या रखेंगे, वो सब कंस्टेंट के हेल्प से हमें पता चलता है, ना कि दूसरे किसी के हेल्प से। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब द लिंक्स बिटवीन टेबल्स। मैंने आपको पहले बताया था कि जो दो टेबल्स है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो पहला टेबल है दूसरे टेबल में कैसे डिपेंडेंट है, कैसे रिलेटेड है, वो सारा का सारा चीज हमारा रिलेशनशिप बताता है। डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट, ना कि किसी डिपेंडेंसी को बताता है, या सिर्फ क्या बताता है, लिंक्स को बताता है, लिंक्स,
राइट। नेक्स्ट, लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन आर प्रॉपर्टीज ऑफ। बोला लॉसलेस ज्वाइन या फिर डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन वो किसका प्रॉपर्टी है। देखो लॉसलेस ज्वाइन, लॉसलेस मतलब अगर आप चीजों को ज्वाइन कर रहे हो या फिर चीजों को अलग अलग कर रहे हो तो उसमें लॉस नहीं हो। लॉस, देखो लॉस मतलब लॉस होना, लेस मतलब रहित, मतलब जिसमें लॉस नहीं हो, वैसा ज्वाइन जिसमें लॉस नहीं हो। और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन जिसमें आपस में डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करता हो, वो किसका टाइप है। क्या वो ट्रांजेक्शन का है। क्या जो ट्रांजेक्शन होगा वो लॉसलेस होगा और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन होगा। नहीं, जो ट्रांजेक्शन होगा वो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। एसिड मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी जो ट्रांजेक्शन है वो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ना कि लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन को। तो इस केस में आंसर हमारा एक गलत हो जाएगा। क्या नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन, देखो नॉर्मलाइजेशन का जो एक होता है थर्ड एनएफ, वो लॉसलेस डिपेंडेंसी या फिर जो लॉसलेस ज्वाइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन को फॉलो कर सकता है। मतलब एक जो इसका फॉर्म होता है वो थोड़ा सा डिकम्पोजिशन को फॉलो करता है, डिकम्पोजिशन, लेकिन ये टोटली लॉसलेस नहीं होता है, टोटली डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन नहीं करता है। तो इसको मैं काट दूंगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे टाइप के नॉर्मलाइजेशन है डेटाबेस में। जैसे हमारे पास हो गया 1NF, 2NF, 3rd NF, 4th NF, BCNF, 5th NF, ऐसे तमाम तरह के हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है जिसमें टेबल में जितने भी एनोमलीज होते हैं, जितने भी रिडंडेंसी होते हैं, रिडंडेंट डेटा होते हैं, उसको हम अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स के हेल्प से रिमूव करते हैं, ताकि जो हमारा टेबल है, जो हमारा डेटाबेस है, उसमें कम से कम रिडंडेंट डेटा हो, कम से कम इनकंसिस्टेंट डेटा हो, और सारे के सारे जो हमारे पास इंटीग्रिटी है वो डेटाबेस की मैनेज हो पाए और काफी आसानी से चीजें रह पाए। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो लॉसलेस ज्वाइन होता है और जो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन होता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इसका क्या मतलब भैया, डिकम्पोजिशन मतलब अगर मैं चीजों को डिकम्पोज कर रहा हूं, अगर मैं हमारे पास जैसे मान लो कोई बड़ा सा डेटाबेस है और उसमें से कुछ डेटा को मैं अलग कर रहा हूं, उसको डिकम्पोज कर रहा हूं, तो वो लॉसलेस होना चाहिए। मतलब कोई हमारे पास जो डेटा है वो लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मैं डिकम्पोजिशन कर रहा हूं, अगर मैं डेटा को डिकम्पोज कर रहा हूं, टेबल को डिकम्पोज कर रहा हूं, या फिर अलग अलग टुकड़ों में बांट रहा हूं, तो सारे के सारे टुकड़ों को मैं अगर मिलाऊं तो फिर से जो हमारा पहले डेटा था, जो पहले हमारे पास चंक्स ऑफ डेटा था, वो सेम टू सेम वही डेटा मैं ऑब्टेन कर पाऊं। मैं कैसे समझाऊं, समझो यहां से। जैसे मानो मेरे पास बहुत, जैसे मानो ए है, ए बंडल है, इसको मैं बहुत सारे भाग में बांट दिया, बहुत सारे भाग में बांट दिया, ठीक है। तो ऐसे मैं बांटूं कि अगर मैं सबको मिलाऊं, अगर मैं सबको वापस मिलाऊं तो फिर से ए बन जाए, मतलब डेटा कोई भी लॉस नहीं हो और डिपेंडेंसी इसका प्रिजर्व रहे, तो उसको बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या जो ट्रांजेक्शन है वो सीड प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है भैया। जो डिकम्पोजिशन है, लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन आर एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन इन रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। जो डिकम्पोजिशन है उसका लॉसलेस ज्वाइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप चीजों को डिकम्पोज कर रहे हैं, अगर आप अलग अलग चीजों में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो फिर अगर आप उसको मिलाएं तो जो आपका ओरिजिनल फॉर्म था वो ऑब्टेन हो पाए। नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन इज ए डिकम्पोजिशन बट दीज प्रॉपर्टीज बिलोंग टू डिकम्पोजिशन इटसेल्फ। मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है थर्ड एनएफ, उसमें आप चीजों को डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डिकम्पोजिशन खुद यहाँ आंसर में दिया गया है तो मैं नॉर्मलाइजेशन को तुरंत छोड़ूंगा और मारूंगा डिकम्पोजिशन, हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, इन हैशिंग क्लस्टरिंग हैपेंस इन। बोल रहा है हैशिंग में क्लस्टरिंग क्या होता है। हैशिंग क्या होता है, हैशिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज करते हैं या फिर हैश टेबल का यूज करते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट होता है या फिर जो हमें कैलकुलेट करना होता है उसको पहले हम कैलकुलेट करके हैश टेबल में स्टोर करते हैं, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो मैं डायरेक्ट हैश जो मैप होता है, जो हैश टेबल होता है, वहां से डेटा को फेच करता हूं और डायरेक्ट मैं यूज कर लेता हूं। मुझे बार बार चीजों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्लस्टरिंग क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लस्टरिंग के बारे में बताता हूं। राइट। तो देखो, क्लस्टरिंग मीन्स ग्रुपिंग और बंचिंग ऑफ डेटा टुगेदर इन नियर बाई प्लेसेस इनसाइड द हैश टेबल। मैंने आपको वही बताया था कि पहले आप अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, पहले आप कंप्यूट कर रहे चीजों को, मान लो ये हैश टेबल है, तो इसमें आप चीजों को ग्रुप करके रख रहे हो
या फिर एक साथ इसको रख रहे हो, राइट, हैश टेबल में। तो क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग का मतलब है कि आप चीजों को ग्रुप करना, डेटा जितने भी हैं, डेटा आइटम्स हैं, उनको एक साथ रखना हैश टेबल में। हैश टेबल में आप डेटा को एक साथ रखो। तो बोला जो क्लस्टरिंग है वो किस में होता है? क्या वो चेनिंग में होता है, क्या वो लीनियर प्रोबिंग में होता है, वो क्या डबल हैशिंग में होता है? तो देखो जो डबल हैशिंग है, डबल हैशिंग मतलब 2 बार यहाँ हैश टेबल हो रहा है, यहाँ 2 बार हैश टेबल यूज होगा। और चूंकि डबल है तो ये हमारे रिडंडेंसी को कम करता है, या क्लस्टरिंग को कम करता है। कि क्लस्टरिंग आ रहा है तो इशू है, जो क्लस्टरिंग आ रहा है तो वो एक इशू क्रिएट कर रहा है, राइट। तो डबल हैशिंग का इसलिए यूज करते हैं कि क्लस्टरिंग कम हो। ध्यान समझो, ध्यान से। जो क्लस्टरिंग है वो चीजों को एक बार आप ग्रुप कर रहे हो या फिर बंच कर रहे हो, तो वो इशू क्रिएट करता है कि एक साथ अगर डेटा को एक्सेस करना है तो पता ही नहीं चला किसको एक्सेस करें। एक पास बहुत सारा डेटा है, किसको लेना है भाई? क्लस्टरिंग में क्या होता है कि बहुत सारा डेटा एक पास रहता है तो दिक्कत करता है। तो क्या करना, अगर मैं डबल हैशिंग का यूज कर रहा हूं, मतलब मुझे क्लस्टरिंग कम कर रहा हूं, मैं क्लस्टरिंग कम कर रहा हूं, तो क्या जो हैशिंग होगा वो डबल हैशिंग हो जाएगा? जो क्लस्टरिंग है नहीं, इसमें तो कम कर रहे हैं, काटो इसको। क्या लीनियर प्रोबिंग हो जाएगा? लीनियर। अब ये क्या होता है, अब इसको समझो। लीनियर प्रोबिंग मैंने आपको बहुत बार बताया, आई थिंक 3-4 बार बता दिया होगा, लेकिन फिर बता देता हूं। देखो जैसे हमारे पास एक एरे है, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ध्यान समझो, ये हमारा इंडेक्स है, ठीक है। और हमारे पास एलिमेंट है जैसे 5 7 2 3 6 8, और जैसे 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर हमने 2 को रखना है, मान लो, तो 2 को मैं यहाँ रख दिया। और मान लो कि जो हमारा 2 है, 2 जो इंडेक्स 2 है, इसमें हमें 7 को रखना है, 7 को, लेकिन उससे पहले हमने 6 को उठा के यहाँ रख दिया, 6 को मैंने 6 को रख दिया। ध्यान समझो, ध्यान समझो। लीनियर प्रोबिंग क्या होता है कि जो हमारे पास इंडेक्स 2 है उसमें हमने 7 एलिमेंट्स को रखना है, 7th एलिमेंट को इसको रखना है, लेकिन हमने क्या किया है, 6 को पहले से रख दिया, 6 को। तो अब क्या होगा, अब मैं फिर से 3 को लेकर आऊंगा, 3 को, तो 3 यहाँ चला आएगा। फिर मैं अगर 7 को जब भी लेकर आऊंगा तो देखिएगा कि सबसे इसके बाद में जगह कौन सा खाली है, जो नेक्स्ट पॉसिबल स्लॉट है, जो नेक्स्ट पॉसिबल स्लॉट है उसमें 7 स्टोर हो जाएगा। तो 7 आएगा यहाँ, देखिएगा ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं है। देखिएगा यार मैं तो 2 पर स्टोर होने वाला था, लेकिन ये खाली नहीं है। तो फिर आगे देखिएगा कि ये खाली नहीं है, फिर आगे देखिएगा ये खाली है, तो 7 यहाँ आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास एम्प्टी स्लॉट है उसमें हमारा डेटा स्टोर हो जाता है लीनियर प्रोबिंग के केस में। तो इससे क्या होता है कि क्लस्टरिंग अकर हो जाता है कि मानो कि इसको स्टोर होना था 2 पे, इसको स्टोर होना था 2 पे, लेकिन नियर बाई डेटा आके पहले से यहाँ लग गया है, पहले से अपने जगह को छेक लिया है, पहले से जगह के आके घेर लिया है, उसको स्थापित कर लिया, एक्वायर कर लिया है। तो उस केस में क्या करेगा, उसके नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट में जाएगा, नेक्स्ट अवेलेबल, तो जो भी इसके बाद बचा होगा उसमें हमारा 7 जाकर स्टोर हो जाएगा। और चूंकि लीनियर प्रोबिंग कर रहा है, लीनियरली चीजों को आगे बढ़ा रहा है और लीनियरली एम्प्टी स्पेस को खोज रहा है कि जहां भी एम्प्टी मिलेगा वहां मैं स्टोर हो जाऊंगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोबिंग। तो जो क्लस्टरिंग होता है वो लीनियर प्रोबिंग में होता है, ना कि हमारा डबल हैशिंग में। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चेनिंग क्या होता है, ईच स्लॉट हैज इट्स ओन लिंक लिस्ट, कोलिजन डोंट फॉर्म क्लस्टर इन द टेबल। जो चेनिंग होता है, चेन, जैसे देखो चेन बनाया है, चेन, तो जो चेनिंग होता है उसमें हर एक स्लॉट में खुद का लिंक लिस्ट होता है। क्योंकि खुद का लिंक लिस्ट होगा तो क्लस्टर होने नहीं देगा। एक जो हमारे पास डेटा मेंबर्स है, जो एक हमारे पास स्लॉट है उसमें एक डेटा स्टोर होगा, जब एक से डेटा स्टोर होगा ही नहीं, और जिसका वैल्यू है, जिस डेटा को रखना है वही डेटा स्टोर होगा लिंक लिस्ट में, क्योंकि हर एक एड्रेस रहता है। तो जिस एड्रेस पे जिस डेटा को स्टोर होना वही हमारे पास स्टोर होगा, तो हमारे पास क्लस्टरिंग का कोई बात आएगा ही नहीं। वही यहाँ लिखा है। लीनियर प्रोबिंग क्या होता है, कॉजेज प्राइमरली क्लस्टरिंग बिकॉज एलिमेंट्स फिल कंसेक्यूटिव लोकेशन, या लगातार लोकेशन को फिल करता है, पहले इसको भरेगा, फिर इसको भरेगा, फिर इसको भरेगा, फिर इसको भरेगा, जो उसके लिनियरली खाली होगा उसको भर देगा। डबल हैशिंग क्या होता है, यूजेज अ सेकेंड हैश फंक्शन टू रिड्यूस क्लस्टरिंग, कीज आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यह सेकेंड हैश फंक्शन का यूज करता है क्लस्टरिंग को रिड्यूस करने के लिए, राइट। और हमें क्लस्टरिंग यहाँ किस में होता है ये बताना था। तो डबल हैशिंग में तो क्लस्टरिंग रिड्यूस होता थोड़ी है, राइट। नेक्स्ट, द पिजन होल प्रिंसिपल इज यूज्ड प्राइमरली इन विच फील्ड। जो पिजन होल प्रिंसिपल है, मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि पिजन होल प्रिंसिपल क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। तो इसके पहले लेक्चर में भी मैंने आपको पिजन होल के बारे में बताया था, और इस लेक्चर में मैंने इसलिए रखा है
ताकि जो पिछले लेक्चर्स का आप रिवाइज यहीं पे कर पाएं। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हमारे पास जो डेटा है वो n+1 है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सब मिला के n, और हमारे पास जो डेटा है वो n+1 है, तो इसमें से कोई ना कोई ऐसा बॉक्स जरूर होगा जिसमें जो डेटा है वो एक से ज्यादा होगा। जैसे मानो अगर हमारे पास पांच पिजन है या फिर 5 एलिमेंट्स है और 4 बॉक्स है, तो इसमें एक आएगा, इसमें एक आएगा, इसमें एक आएगा, इसमें एक आएगा, और इन चारों में से किसी ना किसी में एक और आएगा। मतलब किसी में 2 आएगा, चारों में से किसी में भी 2 आएगा और बाकी सब में 1 आएगा, ऐसा जरूर होगा। अगर 5 एलिमेंट है और 4 बॉक्स को रखना है, 4 बॉक्स में रखना है, 5 एलिमेंट्स है और 4 बॉक्स में रखना है, तो ऐसा जरूर होगा किसी एक बॉक्स के साथ जिसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे, तो उसको बोलते हैं पिजन होल प्रिंसिपल। तो जो पिजन होल प्रिंसिपल होता है वो होता है मैथमेटिक्स में यूज, मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स बोलो या फिर क्या बोलो, कम्बिनेट्रिक्स, इसको एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। जो कम्बिनेट्रिक्स है वो एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है। जो डेटा कंप्रेशन है, क्या इसमें पिजन होल यूज हो जाएगा? पिजन होल क्या होता है कि अगर ज्यादा एलिमेंट्स हैं और कम बॉक्स हैं, तो एक जो बॉक्स होगा उसमें ज्यादा एलिमेंट्स होगा, मतलब एक से ज्यादा। डेटा कंप्रेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास डेटा 10 GB का है, तो इसको कंप्रेस करके मैं कैसे भी 2 GB का कर दूं, इसको कंप्रेस करके कैसे भी 1 GB का कर दूं, ताकि हमारा स्पेस बच जाए। नेटवर्किंग क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा डिवाइस एक साथ कनेक्ट होते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए, ताकि वो अपने आप में कम्युनिकेशन कर सकें और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे कम्युनिकेशन कर पाए, उससे कनेक्ट कर पाए, उससे डेटा शेयर कर पाए। राइट, नेक्स्ट। तो इसके बारे में आप पढ़ लो यहाँ। नेटवर्किंग क्या होता है, ठीक है। डेटा कंप्रेशन क्या होता है, डेटा कंप्रेस करना। कम्बिनेट्रिक्स क्या होता है, द प्रिंसिपल ओरिजिनेट्स फ्रॉम कम्बिनेट्रिक्स, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसको मैंने आपको पहले बताया था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और n+1 डेटा को रखना है, तो मैं क्या करूंगा, सारे डेटा में, सारे बॉक्स में एक एक रखूंगा, और जो एक कोई बॉक्स होगा जिसमें हमें 2 रखना पड़ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और चूंकि मैं 2 बार आपको करा दिया हूं, तो अब जो पिजन होल प्रिंसिपल है वो आपको समझ में आ गया होगा, अब आप नहीं भूल सकते हैं। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ नेचुरल ज्वाइन इज ऑलवेज। जो हमारे पास नेचुरल ज्वाइन है DBMS में, उसका रिजल्ट क्या होता है? नेचुरल ज्वाइन, जो नेचुरल ज्वाइन होता है उसमें क्या होता है? राइट, क्या उसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या उसमें यूनियन होता है, क्या उसमें इक्वी ज्वाइन होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। तो समझो, नेचुरल ज्वाइन इज ए स्पेशल केस ऑफ इक्वी ज्वाइन दैट मैचेस ऑल कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड रिमूव्स डुप्लीकेट। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, तो ध्यान समझो। जैसे हमारे पास कोई टेबल है, उसमें 3 कॉलम है A B C। जैसे एक हमारे पास टेबल है, ठीक है, और एक और टेबल है, जैसे मान लो कि B D E। एक और टेबल है, इसमें 3 कॉलम्स हैं। ध्यान से समझना है, ध्यान से। नेचुरल ज्वाइन क्या है? नेचुरल ज्वाइन ये बोलता है कि एक ऐसा ज्वाइन है जो सारे के सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स को रखता है और डुप्लीकेट को भगा देता है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा नेचुरल ज्वाइन की हेल्प से, अगर मैं नेचुरल ज्वाइन की हेल्प से करता हूं, तो A B C D E। अगर जो हमारे पास नया टेबल जो बनेगा उसमें जो डुप्लीकेट एलिमेंट है, जैसे देखो B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, तो ये क्या करता है, कॉमन एट्रीब्यूट्स को मैच कर देगा और रिमूव्स करेगा डुप्लीकेट को। जो डुप्लीकेट से मतलब जो B है, B इसमें भी है, B इसमें भी है, तो इसको रिमूव कर देगा। तो क्या हो जाएगा, A B C, और एक B को रिमूव कर देगा तो क्या हो जाएगा, D E। तो A B C D E, ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या होगा, इक्वी ज्वाइन। अगर इसी को मैं इक्वी ज्वाइन करूं तो क्या होगा, यह डुप्लीकेट को नहीं भगाता है। इक्वी ज्वाइन रिक्वायर्स यू टू एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द ज्वाइन कंडीशन एंड कीप्स डुप्लीकेट। वो क्या करेगा, यहाँ A B फिर B C D E, इस टेबल को ऐसे बना देगा। जो हमारे पास नेचुरल ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन वो सारे के सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स को रखता है और जो डुप्लीकेट कॉलम्स होते हैं उनको भगा देता है। अगर मैं बात करूं इक्वी ज्वाइन का, इक्वी ज्वाइन तो वो क्या करेगा, वो हमारे डुप्लीकेट कॉलम्स को भी रखेगा। तो चूंकि डुप्लीकेट कॉलम्स को रख रहा है और उसी के तरह ज्वाइन कर रहा है जैसे नेचुरल ज्वाइन करता है, तो जो नेचुरल ज्वाइन है वो इक्वी ज्वाइन के जैसे ही काम कर रहा है। बस फर्क क्या है कि जो इक्वी ज्वाइन है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रख रहा है,
जो नेचुरल ज्वाइन है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को मार भगा रहा है। वो बोला तुमको टेबल में रहने की जगह नहीं है, तुम्हें टेबल में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, तुमको भागना पड़ेगा, तो उसको भगा देता है। तो ये हमारा हो गया इक्वी ज्वाइन। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3, इसमें क्या होगा, हर एक जो हमारे पास एलिमेंट्स है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, हर एक को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, हर एक को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, उसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट पेयर्स ऑल टपल्स रिगार्डलेस ऑफ मैचिंग एट्रीब्यूट्स, नेचुरल ज्वाइन इज मोर रिस्ट्रिक्टिव, सबको कवर करता है। यूनियन क्या है, यूनियन कंबाइंस टपल्स फ्रॉम बोथ द रिलेशंस विदाउट ज्वाइनिंग देम। जो यूनियन होता है वो टेबल को ज्वाइन नहीं करता है, जो भी रिलेशंस होते हैं उनमें से टपल्स जो होते हैं, मतलब जो रोज होता है, रोज उसको एक साथ ला लेता है, यूनियन करता है। जो कॉमन रोज होते हैं उसको यूनियन कर लेता है, मतलब एक साथ ला लेता है, ना कि टेबल को जोड़ता है। टेबल को जोड़ता है ज्वाइन, जो टेबल है उसको ज्वाइन जोड़ता है। अब ज्वाइन जो होता है बहुत सा टाइप का होता है, नेचुरल ज्वाइन हो गया, फिर हमारा हो गया इक्वी ज्वाइन, फिर लेफ्ट ज्वाइन, फिर आउटर ज्वाइन, फिर इनर ज्वाइन, ऐसे ही तमाम तरह के ज्वाइन है। लेकिन जो यूनियन होता है वो टेबल को ज्वाइन नहीं करता है, टेबल में से जो कॉमन रोज होते हैं उनको सेलेक्ट करता है, टपल्स को सेलेक्ट करता है। इक्वी ज्वाइन क्या है, नेचुरल ज्वाइन इज स्पेशल केस ऑफ इक्वी ज्वाइन। जो नेचुरल ज्वाइन है वो स्पेशल टाइप ऑफ इक्वी ज्वाइन है, क्योंकि जो नेचुरल ज्वाइन है वो इक्वी ज्वाइन की तरह ही काम करता है, बस एक डुप्लीकेट एलिमेंट को भगा देता है, डुप्लीकेट जो एट्रीब्यूट्स होता है उसको मार भगाता है। लेकिन जो इक्वी ज्वाइन होता है वो डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स को भी रखता है। राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज अ फैंटम रीड। फैंटम रीड क्या है, देखो फैंटम रीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर आप डीबीएमएस को काफी बेहतर तरीका से पढ़ोगे तब आप बहुत सारी चीजें पढ़ पाओगे। राइट, क्योंकि जो डीबीएमएस है उसको हमने आई थिंक 1 आवर 40 मिनट्स में कंप्लीट किया है, तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट चीजें मैंने करा दिया है। और मैं मिक्स सीरीज इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो टर्म बच गए हैं उसको हम प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि सारा का सारा जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा फैंटम रीड क्या है, और अगर किसी को पता नहीं है तो आंसर गलती करेगा, जाहिर सी बात है। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझो पहले, जो फैंटम रीड कैसे बोलते हैं। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि मैं ए हूँ और एक कोई मेरा दोस्त है बी। मैं ए हूँ, मेरे खाता में 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया, और मैं एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ जिसमें मैं T1 ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ मेरे खाते में कितना पैसा है, तो 5,000 है, ठीक है, 5,000 है। तो जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, मैं चेक इधर कर ही रहा हूँ कि मेरा दोस्त जो है, मेरा दोस्त उसने मेरे खाते में 1,000 रुपया डाल दिया है प्लस 1,000, तो अब मेरे खाते में कितना हो गया, 6,000 हो गया, ठीक है। ध्यान समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे खाता में 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया, मेरा दोस्त कोई भी है, मानो बी है, तो मैं ट्रांजेक्शन T1 कर रहा हूँ, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ, वो भी एक ट्रांजेक्शन ही है। अगर मैं अपने बैंक अकाउंट के पैसे को चेक कर रहा हूँ तो वो एक ट्रांजेक्शन ही है, राइट। तो मैं T1 ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे 5,000 रुपया उसमें दिख रहा है कि मेरे खाते में 5,000 रुपया। तो उसी समय क्या होता है, मेरा एक दोस्त है जो 1,000 रुपया मेरे खाता में भेज देता है। इसने मेरे से उधार लिया था और उसी समय 1,000 रुपया मेरे खाता में डाल दिया, तो अब मेरे खाता में कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो फिर मैं दोबारा चेक करता हूँ उसी समय, उसके थोड़ा देर बाद, मतलब उसी समय चेक करता हूँ उसी सीक्वेंस में, तो अभी मुझे 6,000 दिख रहा है, 6,000। तो जो 6,000 है, जो 5,000 से 6,000 है, जो ट्रांजेक्शन में अमाउंट बढ़ गया है, वो जो हमारे पास न्यू रोज आया है, न्यू ट्रांजेक्शन आया है, तो इसको बोलते हैं फैंटम रीड। की अभी हमने 5,000 पढ़ा है, अभी हमने डेटा को रीड किया है, तो 5,000 था, और तुरंत मैंने रीड किया है फिर से, तो 6,000 हो गया। तो इस रीड को हम बोल देते हैं फैंटम रीड। मतलब ए न्यू रोज अपीयर्स ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन के दौरान ही एक नया टपल्स आ गया, एक नया ट्रांजेक्शन हो गया, एक नया अमाउंट आ गया मेरे खाता में। जो पहले मैं 5,000 दिख रहा था, तुरंत मुझे 6,000 दिख गया नजरों में, तो इसको बोल देंगे क्या, फैंटम रीड। रीडिंग सेम रो ट्वाइस, अगर 2 बार पढ़ लेंगे तो उसको फैंटम रीड थोड़ी बोल देंगे, इसको बोलेंगे कि रिडंडेंसी हो गया, गलती हो गया। डिलीटिंग अ रो ड्यूरिंग रीड, अगर मैं रीड कर रहा हूँ तो चीजों को डिलीट कर दूंगा, तो इसको फैंटम रीड थोड़ी बोलेंगे, ये तो कोई टर्म ही नहीं है। और मोर देन वन अदर वर्ब तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फैंटम रीड। जैसे एक एग्जांपल यहाँ समझो, कुछ लिखा है, ट्रांजेक्शन T1 runs a query, जैसे select a star from employee where salary greater than 5,000, it gets more rows, इसमें कुछ रोज आया है। Meanwhile, transaction 2 inserts a new employee with salary greater than 5,000 and commits
T1 re-executes and same query and sees a new row was not there before. This is a phantom read. तो वहीं बोल रहा है कि पहले आपके खाते में 5000 था, आपके दोस्त ने भेज दिया, तो आप पहले 5000 देखे थे, तुरंत आपने एग्जीक्यूट किया तो 6000 हो गया। तो ये जो रीड है 5000 से जो 6000 रीड है उसको बोल देंगे फैंटम रीड, और तुरंत उसको एक न्यू रो में मैं टिक मारूंगा और आंसर में इसको कर दूंगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज, बोल रहा है कौन है जिसके हेल्प से हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ कर सकते हैं। क्या प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होता है? नहीं। जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की ये होता है यूनिक, यूनिक होता है और होता है नॉट नल। दो कंडीशन को इसको सेटिस्फाई करना काफी जरूरी है। ये जो प्राइमरी की होगा किसी भी टेबल में तो वो यूनिक होगा, मतलब अगर वो प्रेजेंट है तो एक बार ही प्रेजेंट होना चाहिए, और नॉट नल होगा और वो खाली नहीं रह सकता है। नल क्या मतलब है? नल का मतलब एम्प्टी रिप्रेजेंटेशन, ये एम्प्टी को रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं? नल। ठीक है। यूनिक की क्या होता है? यूनिक की, क्या जो यूनिक की होता है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रख लेगा, इसका नाम ही है यूनिक, तो यूनिक को रखेगा, ये रखेगा यूनिक एलिमेंट्स को, और नल को रख सकता है, नल इसमें हो सकता है। जो यूनिक होता है, यूनिक की, उसमें नल को हम रख सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी की होता है उसमें हम नल को नहीं रख सकते, इसमें नॉट नल होता है। ध्यान समझो, ध्यान से। जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की, उसमें हम लोग नल को नहीं रख सकते हैं, नॉट नल होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें होना ही चाहिए। अगर मैं यूनिक की बात करूंगा, यूनिक, तो यूनिक होना चाहिए, अगर यूनिक नहीं है तो नल होना चाहिए, नल हो सकता है। जो यूनिक की है उसमें नल अलाउ है, तो क्या बोला? डुप्लीकेट होगा। ये तो यूनिक है, ये तो नहीं होगा। क्या इंडेक्स होगा? इंडेक्स, यस। जो इंडेक्स होता है उसमें क्या होता है? इंडेक्स में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज को रख सकते हैं, एक इंडेक्स पे हम लोग काफी सारे सेम वैल्यू को रख सकते हैं, राइट, उसको बोलते हैं इंडेक्स। इसके बाद थोड़ा पढ़ लो। जो प्राइमरी की होता है डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, सबको पता है। जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स कैन अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज अनलेस इट्स यूनिक इंडेक्स, उसमें इंडेक्स जो होगा वो यूनिक होगा। मैं आपको कैसे समझाऊं, ध्यान समझो। अगर जो हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स, एक इंडेक्स पे बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, लेकिन एक इंडेक्स बहुत सारा नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर एरे है, एरे, या फिर कोई भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें अगर 0 है, 1 2 3, तो इंडेक्स जो हमारा एक ही होगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, लेकिन इसमें मल्टीपल वैल्यू रख सकता है, राइट, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू रख सकता है, लेकिन इंडेक्स एक ही रहेगा। तो बोल रहा है इंडेक्सेस हेल्प स्पीड अप सर्चेज बट डोंट एनफोर्स यूनिकनेस बाय डिफॉल्ट। यूनिक क्या होता है? ये हमारे पास डुप्लीकेट इसमें नहीं होता है। यूनिक की डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट सिमिलर टू प्राइमरी की बट अलाउ नल्स, या नल वैल्यू को अलाउ कर सकता है यूनिक, लेकिन डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ग्रीडी एल्गोरिथम, बोल रहा है कौन सा है जो ग्रीडी एल्गोरिथम में यूज नहीं होता है। ग्रीडी में यूज कौन नहीं होता है? ध्यान से समझने वाली बात है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ग्रीडी एल्गोरिथम। और यार मैंने आपको एक चीज बताना है, जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम जितने भी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम जो मेरा एल्गोरिथम का लेक्चर है 1.5 आवर्स का, इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के 80% एल्गोरिथम को मैंने कवर कर दिया है। जितने भी आपके सिलेबस में दिया गया है उसके अंदर के एल्गोरिथम्स को मैंने बता दिया है, सबका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कौन ग्रीडी है, कौन हमारा प्रिम्स है, कौन क्रूस्कल है, कौन डायनेमिक है, कौन किस टाइप का एल्गोरिथम है, मैंने सारा बता दिया है। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उसको देख लें, क्योंकि यार उसमें आपका सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि एल्गोरिथम क्या है, क्यों है, कैसे है, कितने टाइप्स क्या हैं, किसका सिंबल क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सारा चीजें मैंने बताया हुआ है। तो देखो जो एल्गोरिथम है, और आपने मेरा ग्रीडी एल्गोरिथम मतलब जो एल्गोरिथम का वीडियो है आपने उसको देखा होगा, तो आप तुरंत टिक मारेंगे कि हॉफमैन कोडिंग हो गया, या फिर डिशक्टर एल्गोरिथम हो गया, या फिर प्रिम्स एल्गोरिथम हो गया, वो सारे के सारे ग्रीडी एल्गोरिथम है। ए भी ग्रीडी है, ए भी ग्रीडी है, ए भी ग्रीडी है। तो बोला कौन सा नहीं है? तो नन नहीं है। तब सारा का सारा इसमें ग्रीडी एल्गोरिथम है, कोई भी ऐसा नहीं है जो ग्रीडी एल्गोरिथम नहीं है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भैया यार मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो ग्रीडी एल्गोरिथम है वो तीनों के तीनों है? मुझे कैसे पता चलेगा कि जो डिशक्टर एल्गोरिथम है, जो प्रिम्स एल्गोरिथम है, जो हॉफमैन कोडिंग एल्गोरिथम है, वो सारे के सारे ग्रीडी एल्गोरिथम है? तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आपको तुरंत इसको याद करना पड़ेगा,
याद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब आप इसको 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार पढ़ेंगे कि जो डिशत्रा एल्गोरिथम है, जो प्रिम्स एल्गोरिथम है, वो ग्रीडी है, जैसे आप आंख बंद करके 2-3 बार नजरों में पढ़ेंगे, इसको पीडीएफ को रिवाइज मारेंगे, तो आपको लगेगा यार ये तो ग्रीडी है। क्यों है आपको पता नहीं है, क्यों है पता नहीं है। पता कैसे चलेगा? जब आप चीजों को डिराइव करोगे, डिराइव इसका डिराइवेशन पढ़ोगे कि कैसे चीजें आएंगी। तो अभी उसका टाइम नहीं है, वो हम लोग टीआरई में पढ़ेंगे। अभी क्या करना है, ग्रीडी एल्गोरिथम जितने भी एल्गोरिथम्स है मैंने उसका लिस्ट आपको बताया हुआ था, आपको तुरंत उसको रट्टा मारना है, उसको याद कर लेना है। जो हफमैन कोडिंग है याद कर लेना कि हफमैन कोडिंग ग्रीडी, डिशत्रा एल्गोरिथम ग्रीडी, प्रिम्स एल्गोरिथम ग्रीडी, और बाकी जो 10-12 मैंने एल्गोरिथम कराए थे, एल्गोरिथम का वीडियो में जाओ, 10-12 एल्गोरिथम है जो सारे सारे ग्रीडी है। मैंने सबका नाम लिखा दिया है, कौन सा डायनेमिक है उसका नाम लिखवा दिया है, कौन सा प्रिम्स है, कौन सा क्रूस्कल है, सारे के सारे एल्गोरिथम्स को मैंने याद करा दिया है। तो आप इसको देख लो, और ये सारे सारे क्या है हमारे पास ग्रीडी है। नेक्स्ट, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि हफमैन कोडिंग क्या करता है। एट एवरी स्टेप इट पिक्स द टू सिंबल्स विद द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज टू कंबाइन, मेकिंग लोकली ऑप्टिमल चॉइसेस दैट लीड टू ग्लोबल ऑप्टिमल कोड। अब बहुत सारे लोग इसे समझ में आया इन्हें। बोला कि हर एक स्टेप पे वो क्या करता है, इट पिक्स 2 सिंबल या 2 सिंबल को पिक करता है विद द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज टू कंबाइन, 2 सिंबल को पिक करता है जिसका फ्रीक्वेंसी कम है। जो हफमैन कोडिंग है वो क्या करता है, हर एक स्टेप पे, जैसे मानो हर एक सॉल्व करते हैं किसी भी एल्गोरिथम्स को तो स्टेप बाय स्टेप होता है, तो हर एक स्टेप पे क्या करता है 2 सिंबल को सेलेक्ट करता है जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, मेकिंग लोकली ऑप्टिमल चॉइसेस, और वो ऐसे सेलेक्ट करता है कि अगर मैं लोकल में देखूं, मतलब उस जो हमारे पास सिंबल हैं, अगर उसके मैं लोकल स्कोप में देखूं तो एक ऑप्टिमल चॉइस होगा, एक तगड़ा चॉइस होगा, दैट लीड टू ग्लोबली ऑप्टिमल कोड। अगर लोकल में ऑप्टिमल होगा तो उसके हेल्प से क्या होगा, अगर मैं ग्लोबली देखता हूं, मतलब पूरे प्रोग्राम लेवल पे देखता हूं, पूरा एल्गोरिथम्स लेवल पे देखता हूं, तो भी उसको एक ऑप्टिमल कोड बनाने की कोशिश करेगा। राइट, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानो कि अगर आप अपने घर में अच्छे हो, जैसे आप घर में अच्छे हो, आप लोकली अच्छे होगे, तो फिर आप अपने स्कूल में अच्छे होगे, अच्छे स्कूल हो गया। तो अगर आप घर में अच्छे हो तो आप स्कूल में भी अच्छे हो, फिर आप अपने जिला में अच्छे होगे, फिर अपने स्टेट में अच्छे होगे। तो अगर आप छोटे स्तर पर अच्छे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि बाहर भी मैं अच्छा बनूं। तो ऐसे बोला कि अगर जो लोकली को सेलेक्ट कर रहे हैं लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को, तो हमारा जो चॉइस है ऑप्टिमल हो रहा है, तो उसके हेल्प से ये हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा ग्लोबली होगा, पूरा प्रोग्राम लेवल पे होगा, वो भी ऑप्टिमल हो। डिशत्रा एल्गोरिथम क्या है, इट रिपीटेडली सिलेक्ट द क्लोजेस्ट ऑन विजिटेड नोड स्मॉलेस्ट टेंटेटिव डिस्टेंस टू एक्सटेंड द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को एक्सटेंड करने के लिए ऑलवेज चूजिंग द बेस्ट इमीडिएट ऑप्शन, या हमेशा बेस्ट इमीडिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। साथ ही साथ जो प्रिम्स एल्गोरिथम है वो क्या करता है, इट बिल्ड्स अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय ऑलवेज पिकिंग द स्मॉलेस्ट वेट एज, या हमेशा मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बनाता है, या कोशिश करता है कि जो सबसे छोटा वेट है किसी भी एज का उसको सिलेक्ट करें जो न्यू वर्टेक्स कनेक्ट कर रहा है लोकली ऑप्टिमली एट ईच स्टेप। और वो हर एक स्टेप पे, जैसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जो एल्गोरिथम होता है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। राइट, तो हर एक स्टेप पे जो प्रिम्स एल्गोरिथम होता है वो कोशिश करता है कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन दें। हर एक स्टेप पे जब ऑप्टिमल देगा तो जाहिर सी बात है कि जब सारा का सारा हमारा एल्गोरिथम कंबाइंड होगा, हर एक स्टेप्स को कंबाइन करेंगे और जो फाइनल हम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, जब हर एक स्टेप पे ऑप्टिमल है तो फाइनल भी ऑप्टिमल आएगा। राइट, नेक्स्ट। और यार मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आपने नोट्स को लेकर पढ़ना शुरू नहीं किया तो अभी भी टाइम है 10-12 दिन का, अभी भी आपकी तैयारी में जान आ सकती है अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं और सिर्फ नोट्स ले लेंगे तो कुछ जादू नहीं होने वाला है। अगर आप जादू देखना चाहते हैं तो 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को याद कर लीजिए, और फिर जो जादू होगा उसके बारे में मुझे बताना। ये सारे का सारा पैकेज आपको सिर्फ अभी 99 पे मिल रहा है, सारे सब्जेक्ट का नोट्स प्लस PYQ प्लस आवर्स ऑफ टीचिंग सारा अब सिर्फ 99 पे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको ले सकते हैं, जरूर से चेकआउट करें, काफी हेल्पफुल साबित होगा। ऑन व्हाट नेम इंटरनेट वाज लॉन्च्ड, on what name internet was launched internet services in India। बोल रहा है किस नाम से जो इंटरनेट है उसने
भारत में इंटरनेट सर्विस को लॉन्च किया? किस नाम से इंटरनेट ने भारत में इंटरनेट सर्विसेज को लॉन्च किया? क्या उसका नाम था VSNL? क्या उसका नाम था BSNL? क्या उसका नाम था GIAS? क्या उसका नाम था मोर देन वन ऑफ द अबव? क्या उसका नाम था नन? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इन सबका फुल फॉर्म बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट फुल फॉर्म इसका बनेगा एग्जाम में, और अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप गलती कर बैठेंगे। VSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत इंडिया का है। GIAS मतलब गवर्नमेंट इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज, गवर्नमेंट इंटरनेट एक्सेस सर्विस, इसको बोलते हैं GIAS। ध्यान से समझने की बात है। VSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, GIAS गवर्नमेंट इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज, ये सारे के सारे इसका फुल फॉर्म है। और फुल फॉर्म डायरेक्ट आएगा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यहीं पे दो या तीन बार पढ़ लो, 3 बार 4 बार पढ़ लो एंड यू आर गुड टू गो, आपको याद हो जाएगा। B से विदेश संचार, B से भारत संचार, GIAS से गवर्नमेंट इंटरनेट एक्सेस सर्विस। तो अब बोल रहा है कि किस नेम से जो इंटरनेट का लॉन्च किया था, तो वो था GIAS, तो गवर्नमेंट इंटरनेट एक्सेस सर्विस। और ऐसे भी आपको समझना है कि कोई भी कंपनी है अगर वो सर्विस देना चाह रही है पूरे कंट्री को, कोई भी कंपनी है अगर वो पूरे कंट्री को सर्विस देना चाह रही है, जैसे मानो जो स्टारलिंक है, मैं मान लेता हूं जो हमारे पास जो एलन मस्क भैया हैं, वो स्टारलिंक को भारत में लॉन्च करना चाहते हैं, राइट। जो सैटेलाइट के थ्रू भारत के हर एक कोने में, इवन जो रिमोट एरिया है जहां जियो और एयरटेल की बैंड बच चुकी है, जहां वो लोग चीजें नहीं पहुंचा चुके हैं, जो पहाड़ है, पठार है, जो जंगल है, वैसे एरिया में जो रिमोट के एरिया है जहां सारी सुख सुविधा अवेलेबल नहीं है, एलन मस्क का सपना है कि वहां भी स्टारलिंक पहुंचा देंगे, वहां भी काफी तगड़ा इंटरनेट सर्विसेज चलेगा, राइट। तो जो एलन मस्क है अगर किसी देश में या फिर भारत में अपना सर्विस देना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा, ये बंदा क्या करेगा, इंडियन गवर्नमेंट से मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट, और इनसे सारा अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, भारत को कैसे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, सरकार की कैसे हेल्प करेगा, लोगों की कैसे हेल्प करेगा। तब सरकार जब इसको मंजूरी देगी फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। तो कोई भी चीज अगर लॉन्च होता है तो पहले आपको गवर्नमेंट के पास जाना होता है, गवर्नमेंट इंटरनेट एक्सेस सर्विस। तो इस केस में जो हमारा आंसर है गवर्नमेंट वाला हो जाएगा, आप यहाँ इसको पढ़ सकते हो। इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया वेर फर्स्ट लॉन्च्ड अंडर द नेम GIAS मतलब गवर्नमेंट इंटरनेट एक्सेस सर्विस इन 1986। तो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा कि इंटरनेट सर्विसेज किस नाम से आया भारत में, GIAS। किसके द्वारा आया, तो इंटरनेट कंपनी के द्वारा आया। और कब आया, तो 1986 ईस्वी में ये आया। इस केस में आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, लेटर VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड टूक ओवर एंड एक्सपेंडेड इंटरनेट सर्विसेज कमर्शियली इन 1995। 1986 ईस्वी में आया क्या, GIAS के तहत। लेकिन इसी को हम लोग क्या किए 1995 ईस्वी में, जब इसका संचार को बढ़ाने लगे, उसका नाम रख दिया विदेश संचार निगम लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट, इन अ फुल्ली कनेक्टेड mesh network with n nodes what is the total number of bi-directional links। देखो हमारे पास मेश नेटवर्क क्या है, मतलब मेश टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास 5 डिवाइस हैं, अगर कोई नेटवर्क है उसमें 5 डिवाइस हैं, तो एक जो डिवाइस है हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होगा। जो फर्स्ट डिवाइस है वो सबसे कनेक्टेड होगा, सबसे, जो फर्स्ट डिवाइस है वो सबसे कनेक्टेड होगा। वैसे ही जो सेकेंड डिवाइस है वो भी सबसे कनेक्टेड होगा, सबसे, उसमें जितने भी नेटवर्क है सबसे कनेक्टेड होगा। जो थर्ड होगा ये भी सबसे कनेक्टेड होगा, इससे है, फिर इससे है, फिर हमारा इससे है, फिर इससे। जो फिफ्थ वाला भी सबसे होगा, इससे है, इससे है, इससे है, फिर हमारा इससे हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर इसमें 50,000 नेटवर्क है, 50,000 डिवाइस है, तो हर एक डिवाइस बाकी सारे डिवाइस से कनेक्टेड होगा। इसको बोलते हैं मेश नेटवर्क। और एक काफी रिलायबल नेटवर्क है यार, मतलब एक काफी कॉस्टली है, काफी कॉस्टली और काफी रिलायबल है। इसमें क्या होगा, अगर एक भी कनेक्शन टूट गया, 2 भी कनेक्शन टूट गया, फिर भी सारा का सारा डिवाइस एज इट इज काम करेगा। सारे के बीच कम्युनिकेशन हमेशा होते रहेंगे, नेटवर्क पे कोई भी आंच नहीं आएगा, राइट। तो फुल्ली कनेक्टेड, अगर मैं मेश नेटवर्क की बात करूं, अगर n नोड्स हैं तो
तो टोटल नंबर्स ऑफ, अगर मैं लिंक्स निकालूं टोटल नंबर, तो n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। ध्यान से समझो, ध्यान से। अगर मैं टोटल को निकाल रहा हूं, टोटल को निकाल रहा हूं, तो ये हमारा कितना होता है, n इंटू n/2। ये होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन का। तो बोला इसमें अगर बाई डायरेक्शनल आप लिंक्स निकालोगे, बाई डायरेक्शनल, बाई मतलब क्या होता है, 2, तो सिंपली इसको तुरंत 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से 2 को काट भगाओ, तो आंसर हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1। और इस केस में जो आंसर होगा वो सी होगा, राइट। मैंने क्या बताया है कि जो मेश नेटवर्क है काफी रिलायबल है। इसमें कितने लिंक्स है इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1/2। ये हमारा यूनिडायरेक्शनल का आ गया। क्योंकि हमें बाई डायरेक्शनल का निकालना है, कि क्वेश्चन कहा है कि बाई डायरेक्शनल का निकालो, तो मैं क्या करूंगा, बाई मतलब होता है 2, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा मुझे n इंटू एन माइनस 1 आंसर देखने को मिलेगा। और इस केस में जो हमारा आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, IoT डिजिटल फॉरेंसिक्स फोकसेज ऑन विच। बोला जो IoT डिजिटल फॉरेंसिक है वो किस चीज पे फोकस करता है, जो IoT डिजिटल फॉरेंसिक है किस पे फोकस करता है। तो देखो यार, सबसे पहले ये जानो कि जो IoT डिजिटल फॉरेंसिक है वो क्या है। क्योंकि IoT में मैंने आपको काफी सारे फुल फॉर्म्स बताए हैं, काफी सारे अलग अलग टर्म्स बताए हैं, सेंसर क्या होता है, एक्चुएटर्स क्या होता है, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। IoT जो हमारे पास लेयर्स है उसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं, किस लेयर का क्या काम है, उस सारे के सारे मैंने लेयर्स पढ़ा दिए। एप्लीकेशन लेयर, परसेप्शन लेयर, और भी जो लेयर्स हैं सबके बारे में मैंने बता दिया है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि IoT का लेक्चर देखो अगर आप नहीं देखे हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाया है। एक वीडियो मोर देन सफिशिएंट है, और उस पर हजारों लोगों ने इस वीडियो को देखा है, हजारों लोगों ने देखा है गाइज। तो आप अगर नहीं देखें तो उसको देखें। मैं बोलूंगा 2 बार 3 बार देखो यार, याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं है। IoT फॉरेंसिक क्या है? IoT forensic is the field that involves collecting, analyzing, and preserving digital evidence from IoT device after security incident or cyber attack. ध्यान से क्या समझना है कि जो IoT डिजिटल फॉरेंसिक है वो एक ऐसा फील्ड है जो इन्वॉल्व करता है, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं क्या क्या, कलेक्ट करना, एनालाइज करना, और प्रिजर्व करना डिजिटल एविडेंस को। मतलब जो ऑनलाइन डिजिटल एविडेंस है किसी भी चीज को करने का, उसके प्रूफ को कलेक्ट करना, जो फ्रॉम IoT डिवाइस के हेल्प से आफ्टर सिक्योरिटी इंसिडेंट और साइबर अटैक। अगर कोई साइबर अटैक हो रहा है, कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो रहा है, तो उस टाइम में हमें हेल्प करेगा, और उस टाइम में मैं कलेक्ट करूंगा तो सारी चीजें हमें पता चलेंगी। तो किसका इसका काम क्या है? इसका काम है, इसमें आंसर दे ही दिया है, सिक्योरिटी इंसिडेंट और साइबर अटैक, प्रिवेंटिंग साइबर अटैक। साइबर अटैक को क्या है, प्रिवेंट कर देगा नहीं, ये डेटा कलेक्ट करेगा उस टाइम। इन्वेस्टिगेटिंग IoT बेस्ड सिक्योरिटी इंसिडेंट, यस, यह IoT बेस्ड सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। ब्लॉकचेन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर देगा, ये नहीं करेगा, मोर देन नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। मैसिव IoT इन 5G नेटवर्क फोकसेज ऑन। जो मैसिव IoT होता है, मैसिव IoT 5G नेटवर्क में, उसका फोकस किस पे है? देखो मैसिव मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा पैमाने पे, बहुत बड़ा, मैसिव नहीं बोलते हैं मासेज। अगर मैं मासेज बोलता हूं तो बहुत बड़ी भीड़, अगर मैं मैसिव बोलता हूं तो बहुत पैमाना, मतलब बहुत बड़ा, जिसकी कल्पना करना मुश्किल है वैसा। तो मैसिव IoT 5G नेटवर्क में क्या हो जाएगा, हाई स्पीड डेटा। इसमें होता है मासिव मतलब बहुत बड़ा, तो हाई स्पीड से क्या मतलब है, कनेक्टिंग बिलियंस ऑफ लो पावर डिवाइसेज, यस, बिलियंस ऑफ लो पावर डिवाइसेज को कनेक्ट कर देगा। जो IoT होता है वो क्या करता है, लो पावर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और उससे चीजें कराता है। IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कोई भी डिवाइस हो गया, मोबाइल हो गया, पेन टेबलेट हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गए, डिजिटल वॉच हो गया, ये सारे के सारे जो डिवाइस हैं उसको इंटरनेट पे लाता है, उसको इंटरनेट से कम्युनिकेशन कराता है, उसको सारे के सारे वायरलेस चीजों से उसका काम कराता है, और उसको रिमोट कंट्रोल करता है, राइट। जैसे मान लो अगर मुझे, जो मेरे घर पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, जो मेरे छत पे एक लाइट लगा हुआ है, उसको रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, उसमें IoT का हेल्प हुआ है, IoT का प्रिंसिपल उसमें यूज हुआ है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी शाम का टाइम होगा मैं एक रिमोट का बटन जलाऊंगा तो जल जाएगा, उसका कलर भी चेंज होता है, राइट। तो कैसे होता है, IoT की हेल्प से। तो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है बिलियंस। क्वांटम इंक्रिप्शन ऑफ IoT सिक्योरिटी नहीं, मोर देन नहीं। तो इस केस में जो आंसर होगा हमारा बी हो जाएगा,
और मैंने अभी तक आपको 15 क्वेश्चंस करा दिए और हर एक क्वेश्चंस में हमने 3 ऑप्शंस को और देखा है, मतलब 45 क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। और मैं जो अलग अलग और भी टर्म बताया हूँ, जैसे आप इसको देख सकते हैं, जो मेश टोपोलॉजी है मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है, मैंने आपको ये बता दिया है। तो ऐसे आपकी चीजें क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है, राइट। तो जब आप मिक्स क्वेश्चन लगाओगे, मैक्सिमम लगाओगे, दिन का 100 क्वेश्चन लगाओगे, राइट, तब जाकर आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजों करा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यार, जितना मेरा वीडियो है 23 वीडियो जब तक हो गए, उसको आप 3 से 4 बार पढ़ लो। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बोलोगे भैया यार मजा आ गया, राइट। क्योंकि एक बार हम चीजों को पढ़ते हैं तो काफी सारी चीजें हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्वेश्चन की बैंड बजा देंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूं, इसी के साथ एक क्वेश्चन लास्ट पे चलता हूं। व्हाट इज द एमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्प्लेइंग इन अ स्प्लिट ट्री। अब एक क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। बोल रहा है व्हाट इज द एमोर्टाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्प्लेइंग इन अ स्प्लिट ट्री। क्या है भैया एमोर्टाइज्ड, क्या सबसे पहले तो देखो, जो एमोर्टाइज्ड है इसका मतलब होता है एवरेज। जैसे एक होता है बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एमोर्टाइज्ड केस, मतलब एवरेज केस, एवरेज, ठीक है। एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है किसका, स्प्लेइंग का स्प्लिट ट्री में। अब स्प्लिट ट्री क्या है, तो स्प्लिट ट्री एक ऐसा सेल्फ बैलेंस ट्री है जिसमें अगर मैं जिस एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं, अगर मैं रिसेंटली जो एलिमेंट है उसको एक्सेस कर रहा हूं, तो आगे चल के मैं उसको काफी आसानी से यूज कर सकता हूं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा। A split tree is a self-adjusting binary search tree where recently accessed elements are moved closer to the root through a process called splaying। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आया। बोल रहा है स्प्लिट ट्री एक ऐसा सेल्फ एडजस्टिंग बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें जो रिसेंटली एक्सेस्ड एलिमेंट होता है, मतलब जिस एलिमेंट को हम अभी छू रहे हैं, जिस एलिमेंट को अभी हम काम कर रहे हैं, जिस एलिमेंट को अभी हम एक्सेस कर रहे हैं, जिस एलिमेंट को अभी हम यूज कर रहे हैं। अब मैं एग्जांपल के समझाऊं तो यहां देखो, जैसे मानो मैं इस एलिमेंट को अभी यूज कर रहा हूं, मान लो मैं इस एलिमेंट को अभी यूज कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, रिसेंटली यूज, वे रिसेंटली एक्सेस्ड एलिमेंट, रिसेंटली एक्सेस्ड। अगर मैं इस एलिमेंट को अभी यूज कर रहा हूं तो ये हो गया रिसेंटली एक्सेस्ड एलिमेंट आर मूव्ड क्लोजर टू द रूट। अगर मैं इसको अभी एक्सेस कर रहा हूं तो ये रूट के क्लोजर आ जाएगा, रूट के जैसे मानो यहां आ जाएगा, यहां इसके क्लोजर आ जाएगा थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लेइंग। एक प्रोसेस होगा स्प्लेइंग। अगर मानो मेरा सी यहाँ है, सी है, तो स्प्लेइंग होगा तो क्या होगा, जो सी है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ मतलब रूट के पास आ जाएगा। अभी ये रूट से दूर है, रूट्स पे मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा। तो जब स्प्लेइंग होगा जो सी है वो रूट के पास चला आएगा। तो सब मिला के बात इतना है कि स्प्लिट ट्री एक ऐसा सेल्फ एडजस्टिंग बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें जिस एलिमेंट को आप एक्सेस करते हैं उस एलिमेंट को रूट के पास रखा जाता है स्प्लेइंग प्रोसेस के द्वारा। ध्यान से समझो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्प्लेइंग क्या है, बैलेंस्ड। जो हमारे पास स्प्लेइंग स्प्लिट ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें जो रिसेंटली एक्सेस्ड एलिमेंट्स हैं उसको रूट के पास ले जाया जाता है स्प्लेइंग प्रोसेस के द्वारा, ठीक है सर। दिस हेल्प्स कीप फ्रीक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट्स क्विक टू एक्सेस। इससे क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज एलिमेंट है, जैसे मानो इसको हमें बार बार यूज करना है तो काफी आसानी से यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये रूट के पास रहेगा, ठीक है सर। इसमें जो स्प्लेइंग होता है उसमें 2-3 प्रोसेस होता है। स्प्लेइंग क्या है, मूविंग द एक्सेस्ड नोड टू द रूट यूजिंग ट्री रोटेशन। स्प्लेइंग मैंने क्या बताया था, क्या बताया है कि उसको स्प्लेइंग प्रोसेस के द्वारा इसको रूट के पास ले जाया जाता है। तो रूट के पास जब ले जाया जाएगा तो कोई प्रोसेस होगा, कोई तरीका होगा। कैसे रूट के पास ले जाओगे, तो ले जाओगे जिग के हेल्प से, जिग जैग के हेल्प से, और जिग की हेल्प से, और जिग जैग की हेल्प से। या तो आप सिंगल रोटेशन करोगे, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट पहुंचा दिए। डबल रोटेशन सेम डायरेक्शन में कि आप इसको यहाँ पहुंचाए फिर इसको यहाँ पहुंचाए आगे। जिग जैग क्या होता है, डबल रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो 3 टाइप के हमारे पास स्प्लेइंग होते हैं, एक जिग होता है, एक जिग होता है, और एक जिग जैग होता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि स्प्लेइंग के कितने टाइप्स हैं, किस किस तरीका से हम लोग स्प्लेइंग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं क्योंकि यार मेरा दिल कह रहा है कि एक बार और बता दो। स्प्लेइंग ट्री एक ऐसा सेल्फ एडजस्टिंग बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें जो रिसेंटली एक्सेस्ड एलिमेंट होता है उसको रूट के पास ले जाया जाता है स्प्लेइंग प्रोसेस के द्वारा। जो स्प्लेइंग प्रोसेस होता है उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्री रोटेशन का हेल्प लेते हैं, और वो 3 टाइप्स का होता है।
उस टाइप्स के हेल्प से जो हमारे पास रिसेंटली एक्सेस एलिमेंट है उसको हम रूट के पास ले जाते हैं, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो मैं जल्दी से चीजों को एक्सेस कर पाऊं। तो अब बोल रहा है जो एमोल्टाई टाइम कम्प्लेक्सिटी है, मतलब एवरेज जो क्या हुआ। तो देखो ध्यान समझो, अगर सिंगल रोटेशन करना है, जैसे मान लो ए है, सी है, या फिर जैसे मान लो ए है, इसको मुझे यहाँ लेके जाना है रूट के पास, तो एक मैं रोटेशन करूंगा, एक रोटेशन तो चल जाएगा, मतलब O ऑफ 1 में चल जाएगा। तो जो बेस्ट केस होगा, बेस्ट केस O ऑफ 1 होगा, तो जो O ऑफ 1 है ये हमारा इसका बेस्ट केस हो जाएगा। बेस्ट केस जो O ऑफ 1 है, O ऑफ 1 बोल रहे हैं, O ऑफ n हो जाएगा वर्स्ट केस। कि वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, तब जाऊंगा। तो जो एमोर्टाइज मतलब एवरेज है वो हो जाएगा O ऑफ log n। O ऑफ log n इसका एमोर्टाइज टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, तो मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप अगर अभी तक नोट्स को चेकआउट नहीं किए हैं तो 99 रुपये पेमेंट करके आप चीजों को ले सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा सारे PYQ का सॉल्यूशंस प्लस 15 मॉक टेस्ट प्लस 15 सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स। और कोई भी डाउट तो मेरा नंबर हमेशा आपको मिलेगा 6201 जैसे आप मैसेज कीजिएगा, मैं 10 मिनट के अंदर आपका जवाब दे दूंगा, राइट। अगर मैं ऑनलाइन रहा तो उसी समय दे दूंगा, अगर ऑनलाइन नहीं रहा तो 10 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। कोई भी डाउट तो आप मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ कोर्स से रिलेटेड ही नहीं, किसी चीज से रिलेटेड आपको डाउट है, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रहा है, मैं मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, स्कोर नहीं हो रहा है, या फिर वीडियो आपको एक्सेसिबल नहीं है, कोई भी डाउट है तो आप आराम से मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हूँ, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो भी आप सब्सक्राइब कर लो, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।